नमस्कार साथियों। आज से हम शुरू कर रहे हैं एक नई और बेहद इम्पोर्टेंट सीरीज, जिसमें हम करेंगे आरएससीआईटी के पिछले सभी एग्जामों में पूछे गए सबसे इम्पोर्टेंट कंप्यूटर एमसीक्यूज की पूरी चर्चा। और इसी क्रम में आज का वीडियो रहेगा, जिसमें हम देखेंगे 24 अगस्त 2025 के एग्जाम में पूछे गए सभी कंप्यूटर के एमसीक्यूज को। क्वेश्चंस पर जाने से पहले साथियों, यह हमें समझना बहुत जरूरी है कि आरएससीआईटी का एग्जाम कितना इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आरएससीआईटी साल में 3 से 4 बार लगभग आयोजित की जाती है। यह एक मैंडेटरी यानी कि अनिवार्य कंप्यूटर सर्टिफिकेशन है, जो कि राजस्थान में होने वाली अधिकांशतः सारी सरकारी भर्ती परीक्षाओं के लिए जरूरी माना जाता है। इस सर्टिफिकेशन को आरकेसीएल द्वारा संचालित किया जाता है और परीक्षा का आयोजन वीएमओयू यानी कि वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी द्वारा किया जाता है। एग्जाम में आने वाले सभी प्रश्न कंप्यूटर सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं और इनकी संख्या 35 के आसपास रहती है। अब सवाल यह है कि आरएससीआईटी के एमसीक्यूज को हमें पढ़ना क्यों चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह प्रश्न न सिर्फ सर्टिफिकेशन के लिए जरूरी है, बल्कि यदि आप किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें कंप्यूटर सब्जेक्ट अवेलेबल है, तो आरएससीआईटी के एमसीक्यू की प्रैक्टिस आपकी सफलता की कुंजी बन सकते हैं। क्योंकि ये सवाल सिलेबस में कॉमन रहते हैं, आसानी से समझ में आने वाले होते हैं और फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करने के लिए ये सबसे बेहतर सब्जेक्ट है। सबसे पहले हम नजर डालेंगे इसके सिलेबस पर, जो लगभग हर परीक्षा में बेसिक रहता है। और इसके बाद सीधे बढ़ते हैं आज के पहले सवाल की तरफ, जहां पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। यानी कि सवाल में हमसे पूछा गया है कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए कौन सा दिए गए ऑप्शंस में से सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। आप ऑप्शन जरूर रीड करें। टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन वर्ड समझते ही आपको पता लग गया होगा कि किस बारे में बात हो रही है। इसे 2FA के नाम से भी जानते हैं और इसके लिए करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, पासवर्ड प्लस ओटीपी सेंड टू मोबाइल। यानी कि दो तरह के स्टेप्स लिए जाते हैं इस ऑथेंटिकेशन में, जिसमें एग्जाम्पल के लिए दिया गया है कि एक बार हम पासवर्ड इंसर्ट करेंगे और उसके बाद मोबाइल पर कोई ओटीपी आता है, उस ओटीपी को इंसर्ट करने के बाद ही हम आगे फर्दर स्टेप में बढ़ पाएंगे या लॉगिन कर पाएंगे। हमें यहाँ ये समझने की जरूरत है कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के साथ साथ एक मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी होता है। पिछले सवाल में जो हमने देखा है वो एक एग्जाम्पल है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि जब भी पासवर्ड और ओटीपी लॉगिन की बात आएगी तो ही टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन माना जाएगा। ये उसका एक एग्जाम्पल था। इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि जितने भी पेमेंट ऐप है, जैसे कि फोन पे, पेटीएम, इनको लॉगिन करते समय हम कई बार बायोमेट्रिक स्कैनर भी रखते हैं लॉगिन के लिए और पास की भी रखते हैं। तो ये भी एक टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का एग्जाम्पल हो गया। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जहां पूछा गया है विच ब्राउजर सेटिंग शुड यू यूज टू प्रिवेंट योर ब्राउजिंग हिस्ट्री फ्रॉम बीइंग सेव्ड। यानी कि सवाल में हमें बताना है कि हम कौन से ब्राउजर सेटिंग का इस्तेमाल करेंगे अगर हम अपनी ब्राउजिंग हिस्ट्री को सेव नहीं करना चाहते हैं, यानी कि किसी को पता ना लगे कि हमने क्या ब्राउज किया था इंटरनेट पे। तो उसके लिए हम किस सेटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हालांकि आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर है और सभी लोगों ने इस्तेमाल किया होगा। उम्मीद है आप इसका सही आंसर बता पाएंगे। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, इकॉग्निटो और प्राइवेट मोड। यहाँ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इसे कैसे एक्सेस किया जा सकता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जहाँ पूछा गया है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम। रैम का फुल फॉर्म हमें यहाँ बताना है। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर, ऑप्शन ए रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जहां पूछा गया है विच मोबाइल ऐप प्रोवाइड्स डिजिटल एक्सेस टू आधार कार्ड, पैन, मार्कशीट, ईटीसी। सवाल में हमसे पूछा गया है कि ऐसी कौन सी मोबाइल ऐप है दिए गए ऑप्शंस में से जो हमें डिजिटल एक्सेस प्रोवाइड करती है, यानी कि हम फोन पर ही ये सारे डॉक्यूमेंट देख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए दिए गए हैं आधार, पैन, मार्कशीट, ईटीसी। तो इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, डिजी लॉकर। उम्मीद है आप सभी ने इस ऐप का इस्तेमाल कर रखा होगा। अगर नहीं करा है तो इसे आज ही एक्सप्लोर करें। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जहां हमें बताना है विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू सेंड ईमेल्स। यहाँ हमसे पूछा गया है कि ईमेल जब हम सेंड करते हैं तो किस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन आप जरूर रीड करें। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी, एसएमटीपी, जिसे हम सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल भी कहते हैं। यहाँ मेल भेजने के लिए आप स्क्रीन पर देख पाएंगे डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटोकॉल्स दिए गए हैं। अलग अलग स्टेज पे डिफरेंट प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल किया जाता है। पिछले सवाल में हमसे पूछा गया था मेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करेंगे, तो उसके लिए एसएमटीपी सही जवाब था। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ड्यूरिंग ए प्रेजेंटेशन विच व्हाट विल यू यूज टू कनेक्ट योर लैपटॉप टू द प्रोजेक्टर।
एक प्रेजेंटेशन के दौरान हम अपने लैपटॉप को प्रोजेक्टर से कनेक्ट करने के लिए किस डिवाइस का इस्तेमाल करेंगे, हमें सवाल में यह बताना है ताकि हम अपना जो प्रेजेंटेशन है वो प्रेजेंट कर पाए प्रोजेक्टर पर। ऑप्शन के लिए सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, HDMI केबल का हम इस्तेमाल करेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जिसमें पूछा गया है व्हेन यू डिलीट ए फाइल फ्रॉम योर कंप्यूटर वेयर डज इट यूजुअली गो फर्स्ट। यहाँ सवाल में पूछा गया है कि कंप्यूटर में हम जब भी किसी फाइल को डिलीट करते हैं तो सबसे पहले वो कहाँ पर ट्रांसफर होती है। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, इन रिसाइकल बिन और ट्रैश। यहाँ ऑप्शन ए जिन्होंने भी दिया है वो गलत जवाब है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जिसमें पूछा गया है व्हाट डज जीपीएस स्टैंड्स फॉर। जीपीएस का हमें फुल फॉर्म बताना है जिसके बेसिस पर हमारे मैप्स चलते हैं या व्हीकल ट्रैकिंग भी हम करते हैं। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस को कहते हैं। इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम जीपीएस के सेगमेंट को भी याद रखें जो आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनसे संबंधित सवाल भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जहाँ हमें कॉलम 1 और कॉलम 2 दिए गए हैं। यहाँ कॉलम 1 में कुछ पार्ट्स दिए गए हैं कंप्यूटर के और उनका मीनिंग कॉलम 2 में बताया गया है। हम यहाँ टाइम बचाने के लिए जल्दी से आंसर और मैच देखते हैं। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, करेक्ट मैच आप यहाँ स्क्रीन पर चेक कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जहाँ पूछा गया है विच टाइप ऑफ चार्ट इन MS Excel इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू शो ट्रेंड्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ हमें सवाल में पूछा गया है कि MS Excel में हम किस टाइप का चार्ट इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हमें किसी समय के लिए या किसी अवधि के दौरान किसी भी ट्रेंड को समझना हो कि कोई भी डेटा जो है वो किस ट्रेंड में चल रहा है। इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, लाइन चार्ट का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हम किसी वाइल्ड लाइफ का डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं। 2020 से लेकर 2025 तक हमने कोई डेटा कलेक्ट किया है। तो यहाँ आप देखेंगे कि ब्लू लाइन जिसमें कि बियर्स दिखाए हुए हैं और डॉल्फिन्स जो रेड लाइन में दिखाए गए हैं। तो हम यहाँ क्लियरली देख पाते हैं कि बियर्स की जो संख्या है वो पिछले 5 सालों में बढ़ती हुई नजर आ रही है और जो डॉल्फिन्स की संख्या है वो घटती हुई नजर आ रही है। इस तरह से लाइन चार्ट का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी ट्रेंड को देखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जिसमें पूछा गया है टू डिस्प्ले योर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इन फुल स्क्रीन मोड टू द ऑडियंस विच व्यू विल यू यूज। यहाँ पूछा गया है कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को फुल स्क्रीन मोड में दिखाने के लिए हम किस व्यू का इस्तेमाल करेंगे। मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि पावर पॉइंट में डिफरेंट व्यूज अवेलेबल रहते हैं और व्यू से संबंधित कोई ना कोई सवाल किसी भी तरह का एग्जाम हो उसमें पूछा जाता है। तो आप इसे अच्छी तरह से याद करके जाएं। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, स्लाइड शो व्यू, जो कि काफ़ी सिंपल है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जहाँ पूछे गया है विच MS ऑफिस टूल इज जनरली यूज्ड फॉर राइटिंग लेटर्स। हमें यहाँ पूछा गया है MS ऑफिस में लेटर यानी कि पत्र लिखने के लिए किस ऑफिस टूल का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आपको पता होगा MS ऑफिस डिफरेंट एप्लीकेशंस का बंच है यानी कि पैकेज है और उसमें अलग अलग डॉक्यूमेंटेशन सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं। उन्हीं में से एक ऑप्शन हमें करेक्ट इस सवाल के लिए चूज करना है। इसके लिए सिंपल और सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, MS वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जहाँ पूछा गया है व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन बैंकिंग। ऑनलाइन बैंकिंग का सबसे बड़ा लाभ हमें बताना है दिए गए ऑप्शंस में से, इसलिए आप ऑप्शन जरूर रीड करें। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी, यू कैन मैनेज योर बैंक अकाउंट 24/7 फ्रॉम एनीवेयर। आप कहीं से भी 24 घंटे और सातों दिन अपनी बैंकिंग सर्विसेज का लाभ ले सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जहाँ पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेब ब्राउजर। दिए गए ऑप्शंस में से हमें कौन सा एक वेब ब्राउजर का एग्जाम्पल है वो बताना है चूज करके। इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, क्रोम, जिसे हम गूगल क्रोम के नाम से भी जानते हैं क्योंकि गूगल द्वारा ये डेवलप किया गया है। ये एक वेब ब्राउजर का एग्जाम्पल है। स्क्रीन पर आप देख पाएंगे अलग अलग कंपनीज द्वारा कौन कौन से वेब ब्राउजर जो जनरली यूज किए जाते हैं वो कैसे होते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जहाँ पूछा गया है व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन सेव एंड सेव एज कमांड्स इन मोस्ट MS ऑफिस एप्लीकेशन। यहाँ ये सवाल काफ़ी दमदार है, काफ़ी बेसिक लेवल से उठाया गया है और बहुत सारे एस्पिरेंट हो सकता है इसको गलत करें। पहले इस सवाल को समझते हैं इसमें क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है MS ऑफिस की जो एप्लीकेशन है जैसे कि MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इन सभी में सेव और सेव एज दो ऑप्शन हमें मिलते हैं फाइल मेन्यू में। इनका डिफरेंस क्या होता है, ऑप्शन आप अच्छे से रीड करें। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, जहाँ कहा गया है सेव अपडेट्स द एग्जिस्टिंग फाइल और प्रॉम्प्ट्स फॉर ए न्यू नेम इफ न्यू
सेव एज ऑलवेज प्रॉम्प्ट्स फॉर फाइल नेम एंड लोकेशन, यानी कि जब ऑप्शन चूज करते हैं उसका मतलब होता है कि जो भी फाइल हमने ओपन की हुई है ऑलरेडी, उसमें कुछ भी चेंज किए हैं तो वो सेव, जितने भी हमने चेंज किए हैं वो सारे अपडेट होके सेव हो जाए फाइल। और अगर हमने कोई नई फाइल बनाई है और उसे अगर हम सेव कर रहे हैं तो वो एक नया नाम मांगेगा कि आप उस किस नाम से उस फाइल को सेव करना चाहते हैं। जबकि सेव एज का इस्तेमाल तब किया जाता है जब हम उसी फाइल को किसी दूसरी लोकेशन पर दूसरे नाम के साथ में या उसी नाम के साथ में सेव करना चाहते हैं। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस था और काफी एस्पिरेंट्स के लिए ये काफी टफ क्वेश्चन रहा होगा। हम यहाँ स्क्रीन पर और ज्यादा अच्छे से देख समझ सकते हैं सेव और सेव एज में किन किन टर्मिनोलॉजीज में अलग अलग डिफरेंसेस रहते हैं और इन्हें समझना बहुत जरूरी है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जहां पूछा गया है विच एक्सेल फीचर विल यू यूज टू हाईलाइट सेल ओवर वैल्यू ग्रेटर देन 1000 इन रेड कलर, यानी कि एक्सेल में हम किस फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हमें 1000 से ऊपर के जो नंबर्स हैं या वैल्यूज हैं उन्हें रेड कलर में रिप्रेजेंट करना हो, कि जैसे हम किसी सेल में 1005 इंसर्ट करते हैं और उसका कलर जो है वो ऑटोमेटिकली रेड हो जाए, तो उसके लिए हम किस फीचर का इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां पर एक हम कंडीशन पुट कर सकते हैं सेलेक्टेड रेंज ऑफ सेल्स में कि 1000 से ऊपर अगर सेल की वैल्यू रहती है या डेटा इंसर्ट किया जाता है तो उसका कलर हम जो भी डिजायर्ड कलर चाहते हैं, जैसे कि यहाँ सवाल में रेड कलर रखा गया है तो हम रेड कर देंगे। तो जब भी हम उस सेल में कोई भी डेटा इंसर्ट करेंगे जो कि 1000 से ऊपर है तो उसका कलर रेड में चेंज हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जहां पूछा गया है you are preparing a PowerPoint presentation for a business meeting. You want to ensure that your company logo appears in the same place on every slide without adding it manually. How can you achieve this efficiently? सवाल काफी सिंपल है लेकिन बहुत लेंथी बना दिया गया है स्टेटमेंट देके। इसे कम शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। सवाल में कहा गया है कि हम कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना रहे हैं और उसमें हमें अपने कंपनी का लोगो लगाना है ताकि हर स्लाइड पे वो कंपनी का लोगो एक ही जगह पर रहे और हमें बार बार हर स्लाइड पे उसे ऐड ना करना पड़े। तो आप इसे एग्जाम्पल के साथ समझ सकते हैं, जैसे स्क्रीन पर आप अभी देख रहे होंगे यहाँ एमसीक्यू एग्जाम मास्टर चैनल का लोगो आपको बैकग्राउंड में दिखाई दे रहा होगा। ये हर स्लाइड पर या हर क्वेश्चन पे आपको दिखाई देगा। ये किस तरह से ऐड किया जा सकता है, इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, इंसर्ट द लोगो इन स्लाइड मास्टर। स्लाइड मास्टर ऑप्शन अवेलेबल रहता है पावर पॉइंट में, यहाँ आप देख पाएंगे। व्यू टैब में जब हम क्लिक करेंगे तो स्लाइड मास्टर ऑप्शन में जाके हम मदर स्लाइड में या चिल्ड्रन स्लाइड में, जहां पर भी हम चाहते हैं, एक ग्रुप ऑफ स्लाइड्स में चाहते हैं तो चिल्ड्रन स्लाइड में, और पूरे पीपीटी में चाहते हैं तो मदर स्लाइड में हम उस लोगो को पेस्ट कर सकते हैं ताकि वो हर स्लाइड पर ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होता रहे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जहां हमें बताना है यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है। फुल फॉर्म आप कंप्यूटर के सभी टर्म्स का याद करके जाएं, ये हर सवाल में कहीं ना कहीं से पिक करके जरूर दिए जाते हैं। इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन ए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगर आप अपने फुल मार्क्स इंश्योर करना चाहते हैं कंप्यूटर में तो सब पार्ट कोई भी टॉपिक का हो उसे भी समझ के जरूर जाएं। जैसे अगर आपको यूआरएल का फुल फॉर्म अगर आप कहीं पढ़ रहे हैं तो यूआरएल के बारे में पूरी जानकारी लेने की कोशिश करें। जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पर डिफरेंट पार्ट्स देख सकते हैं, एक एग्जाम में भी इसी से संबंधित सवाल पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जिसमें पूछा गया है विच सर्विस हेल्प्स इन बुकिंग रेलवे टिकट्स ऑनलाइन, यानी कि रेलवे टिकट्स ऑनलाइन बुक करने के लिए हम किस सर्विस का इस्तेमाल करते हैं या किसकी सर्विसेज ऑप्ट करते हैं। हालांकि ये सभी स्टूडेंट्स ने लाइफ में कभी ना कभी इस्तेमाल की होगी। इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, आईआरसीटीसी। मैं आपको यहाँ इस स्क्रीन को दिखाकर ये बताना चाहता हूँ कि आईआरसीटीसी का इस्तेमाल केवल रेलवे टिकट बुकिंग तक ही सीमित नहीं है, और भी बहुत सारी सर्विसेज हम इस वेबसाइट के थ्रू ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जिसमें पूछा गया है इफ यू ऑफन एक्सेस योर सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन सच एज ईमेल और बैंकिंग ऑन ए साइबर कैफे और पब्लिक कंप्यूटर, व्हाट इंपॉर्टेंट स्टेप शुड यू ऑलवेज टेक आफ्टर फिनिशिंग योर वर्क। सवाल में पूछा गया है कि जब भी आप अपनी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी साइबर कैफे पे या किसी पब्लिक प्लेस पे या इवन आप अपने किसी फ्रेंड्स या अदर किसी से हेल्प लेने के समय पर अगर किसी और की डिवाइस यूज करते हैं जैसे कि फोन या कंप्यूटर, और अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे कि मेल या बैंकिंग से रिलेटेड कोई भी वेबसाइट एक्सेस करते हैं, तो कौन सा सबसे सेफ स्टेप है जो आप अपना काम करने के बाद में आपको लेना चाहिए उस डिवाइस पर। ऑप्शन आप जरूर रीड करें। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी,
इफ पॉसिबल लॉग आउट फ्रॉम ऑल अकाउंट्स एंड क्लियर ब्राउजिंग हिस्ट्री कुकीज। यानी कि ये उसी तरह की है जैसे कि आप किसी से फोन मांगते हैं हेल्प के लिए और कॉल करने के बाद में अपने किसी भी नोन को वो नंबर उस कॉल लॉग से डिलीट कर देते हैं ताकि सामने वाला ना देख पाए कि आपने किसको कॉल किया था। ये उसी तरह है कि आप किसी भी डिवाइस पर जब अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन एक्सेस करते हैं तो जब आपने उसका काम फिनिश कर लिया है तो उस डिवाइस से आप उसकी ब्राउजिंग हिस्ट्री को जो है वो डिलीट कर दें और सारे अकाउंट जो आपने लॉग इन किए हैं उस डिवाइस से लॉग आउट कर दें। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ जहां पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस मेनली यूज्ड फॉर। सवाल में पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस का इस्तेमाल ज्यादातर क्यों किया जाता है या मेनली किस पर्पस की वजह से लिब्रे ऑफिस का इस्तेमाल किया जाता है। इस सवाल का सही जवाब देने से पहले आपको लिब्रे ऑफिस के बारे में जरूर पता होना चाहिए। मैं एक हिंट देता हूं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है इसी तरह से लिब्रे ऑफिस वर्क करता है। अब यहाँ ऑप्शन बड़े कंफ्यूजिंग दिए गए हैं, हालांकि इसका राइट आंसर जो दिया गया था वो था ऑप्शन डी, डेवलपिंग प्रेजेंटेशंस। बट अगर आप ऑप्शन ए और ऑप्शन सी पढ़ेंगे और बी भी मैनेजिंग डेटाबेस से रिलेटेड भी एप्लीकेशन अवेलेबल है लिब्रे ऑफिस के लिए, बट अगर आप मोस्ट सुटेबल भी माने तो ए, सी और डी तीनों ऑप्शन करेक्ट माने जाते हैं। इस पे ऑब्जेक्शन जरूर पुट किया जा सकता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। व्हाट इज ए कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस क्या होता है, दिए गए ऑप्शंस में से हमें करेक्ट आंसर चूज करके बताना है। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, जिसमें कहा गया है ए प्रोग्राम दैट डैमेजेस योर कंप्यूटर। ये फिजिकल डैमेज की बात नहीं हो रही है, फिजिकल डैमेज भी बहुत ज्यादा हैवियर अटैक्स में होता है, जैसे कि आप साइबर अटैक्स जिन्हें हम मानते हैं उसमें कई बार जो हमारी हार्ड डिस्क होती हैं वो करप्ट हो जाती हैं। बट नॉर्मली माने तो कंप्यूटर वायरस हमारे सिस्टम को सॉफ्टली डैमेज कर देता है। जैसे कि आप यहाँ टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वायरस देख पाएंगे और अगर हमारा जो सिस्टम है जैसे हमारी बॉडी है वो भी किसी वायरस से इफेक्ट होके डिजीज में कन्वर्ट कर देती है, यानी कि हमें बीमारी हो जाती है, जैसे कि आप वायरल फीवर मान लो, जुकाम मान लो, ये सभी वायरसेस के एग्जाम्पल है हमारी बॉडी में। उसी तरह हमारा सिस्टम भी अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा अगर वायरस इफेक्टेड हो गया तो। क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं और जिनको पहचान के उन लक्षणों को हम देख के हम ये कह सकते हैं कि हमारा सिस्टम जो है वो वायरस अफेक्टेड हो गया है, वो आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ जहाँ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। स्टेटमेंट 1 में कहा गया है यूपीआई एप्स अलाउ इंस्टेंट फंड ट्रांसफर बिटवीन बैंक अकाउंट्स। यानी कि यूपीआई एप्स का जो इस्तेमाल किया जाता है वो जो बैंक अकाउंट्स हैं किन्हीं भी उनके बिटवीन में फंड ट्रांसफर करने के लिए या पैसा ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है, या वो उसको इस प्रोसेस को यूपीआई एप्स अलाउ करती हैं। स्टेटमेंट 2 में कहा गया है गूगल मैप्स इज यूज्ड फॉर फोटो एडिटिंग। गूगल मैप्स का इस्तेमाल फोटो एडिटिंग के लिए किया जाता है। काफी सिंपल स्टेटमेंट्स हैं जिसमें से हमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो चूज करना है। तो इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए। स्टेटमेंट 1 हमें पता है करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है, क्योंकि गूगल मैप्स का इस्तेमाल मैप्स के लिए किया जाता है ना कि फोटो एडिटिंग के लिए। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये काफी टिपिकल क्वेश्चन आप सभी को लग सकता है लेकिन बहुत इजी सवाल है, अगर आपने एक बार पढ़ लिया तो आप शायद कभी ना भूलेंगे। सवाल में पूछा है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ एमएस एक्सेल फंक्शन len ब्रैकेट डबल कॉमा 56 साइफन और डैश 45 डबल कॉमा ब्रैकेट। यानी कि एक फंक्शन यहाँ पर लिखा गया है एमएस एक्सेल का, उसमें हमें बताना है कि इसका आउटपुट क्या रहेगा अगर हम इस फंक्शन का यूज करते हैं। हमें ये समझना जरूरी होगा कि एलियन का मतलब यहाँ पर लेंथ से है, कि इस फंक्शन से हम लेंथ जो है वो डिस्क्राइब करेंगे। अब लेंथ किसकी डिस्क्राइब करेंगे वो आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए यानी कि 5। अब लेंथ में हम लेंथ जो है वो काउंट करेंगे कैरेक्टर्स की, और कैरेक्टर से स्टार्ट किए जाएंगे डबल कॉमा के बिटवीन में जितने भी कैरेक्टर इस्तेमाल किए गए हैं, जैसे कि 5 वन कैरेक्टर हो गया, 6 सेकंड कैरेक्टर, डैश थर्ड कैरेक्टर, 4 फोर्थ कैरेक्टर और 5 फिफ्थ कैरेक्टर। इस तरह से टोटल 5 कैरेक्टर इसमें अवेलेबल हैं। तो इस फंक्शन में जो हमने डेटा इनपुट किया है उसकी लेंथ 5 कैरेक्टर की है, इसलिए आउटपुट रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन एक्सेल व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ यूजिंग पिवट टेबल। एक्सेल में पिवट टेबल का मुख्यतः क्यों इस्तेमाल किया जाता है, हमें ये बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। इस तरह के सवालों का जवाब हम तभी सही दे पाएंगे जब हम इन फंक्शंस का इस्तेमाल करके प्रैक्टिकली देखेंगे और याद रख पाएंगे। थ्योरेटिकली अगर हम रटने की कोशिश करेंगे तो इस तरह के सवाल हम कभी भी सही नहीं कर पाएंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है जब भी कोई प्रैक्टिकल फॉर्मूला आता है जो कि एक्सेल में सबसे ज्यादा देखे जाते हैं उनको आप जरूर प्रैक्टिस करें एटलीस्ट 1 टाइम के लिए।
इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, समराइजिंग एंड एनालाइजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। अगर हमारे पास एक्सेल में बहुत सारा डेटा अवेलेबल है, जैसे 5000 कैंडिडेट्स का डेटा अवेलेबल है, और उसे हमें स्टडी करना है कि किसका बैकग्राउंड क्या था, किसका कास्ट क्या है, किसने कितने नंबर स्कोर किए हैं, तो हम पिवट टेबल्स का इस्तेमाल करके उसे स्ट्रक्चर्ड वे में अरेंज कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ आप एग्जाम्पल देख पाएंगे। चलते हैं अगले सवाल पे, जहां पूछा गया है व्हाट इज मेंट बाय इमेज ऑप्टिमाइजेशन। इमेज ऑप्टिमाइजेशन का क्या मतलब होता है? जो भी एस्पिरेंट्स ये समझते हैं कि उन्हें हिंदी में कंप्यूटर पढ़ना चाहिए, तो इस तरह के सवाल उन्हें पहले ही कंपटीशन में पीछे की ओर धकेल देते हैं, क्योंकि हिंदी में भी इस तरह के वर्ड्स का कोई खास या आसान मतलब नहीं होता है जिससे आप समझ पाए कि ऑप्टिमाइजेशन वर्ड का मतलब क्या है। इमेज ऑप्टिमाइजेशन का मतलब हमें यहाँ ऑप्शंस में से चूज करना है, जिसके लिए सही जवाब रहेगा रिड्यूसिंग फाइल साइज वाइल मेंटेनिंग क्वालिटी। कोई भी इमेज का ऑप्टिमाइजेशन तब होता है, ऑप्टिमाइजेशन वर्ड से हम आसानी से समझ सकते हैं, इसका इस्तेमाल, इस वर्ड का इस्तेमाल तब किया जाता है जब हम किसी भी रिसोर्स का फुल जो है यूज करना चाहते हैं। जैसे कि हमारे पास एक गिलास पानी है, तो हम उसका क्या बेस्ट से बेस्ट यूज कर सकते हैं, या हम 4 लोग पीने वाले हैं तो हम किस तरह से उसका डिस्ट्रीब्यूशन करें कि चारों लोगों की प्यास भी बुझ जाए और वो पानी है वो सभी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, वेस्ट भी ना हो। इसी जो यूज है, इसी तरह के यूज को ऑप्टिमाइजेशन कहा जाता है। और हमें यहाँ इमेज ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बताना था, जिसके लिए सही जवाब यह है कि पिक्चर का जो क्वालिटी है वो खराब भी ना हो, और उसका जो फाइल साइज है, ताकि हमें जो स्टोरेज है वो कम से कम इस्तेमाल करना पड़े। जैसे कि आप देखेंगे किसी भी वेबसाइट पे जब अगर आप एक्सेस करते हैं तो बहुत सारी इमेजेस वहां आपको मिलेंगी। अब अगर इमेजेस बड़ी साइज की रहेंगी तो उन्हें स्टोर करने के लिए नेटवर्क पर कहीं ना कहीं स्टोरेज स्पेस चाहिए होगा, और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि स्टोरेज स्पेस खरीदने के लिए बहुत पैसा खर्च होता है। इवन आप अगर जीमेल पर भी फ्री जो डेटा है, फ्री जो स्टोरेज स्पेस है, लाइक 15 जीबी अगर अवेलेबल है, तो अगर आप 15 जीबी से अलग आपके जीमेल पर स्टोरेज होता है तो उसके लिए भी आपको पे करना पड़ता है। तो इन्हीं कॉस्ट रिडक्शंस के लिए इमेज ऑप्टिमाइजेशन एक बहुत अच्छा टूल है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जहां पूछा गया है इन एमएस पावर पॉइंट व्हाट इज द यूज ऑफ स्लाइड सॉर्टर व्यू। जैसा कि हमने पहले देखा था, डिफरेंट व्यूज के बारे में हमें जरूर पढ़ के जाना है। एग्जाम में इस तरह के सवाल बहुत पूछे जाते हैं। यहाँ भी एक व्यू से संबंधित एक और क्वेश्चन आया है, जिसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी, टू रीअरेंज एंड ऑर्गेनाइज स्लाइड्स इन ए प्रेजेंटेशन। किसी भी प्रेजेंटेशन में डिफरेंट स्लाइड्स को अरेंज करने के लिए स्लाइड सॉर्टर व्यू का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख पाएंगे 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर्स डले हुए हैं। आप इन्हें ड्रैग एंड ड्रॉप करके इनका सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं स्लाइड सॉर्टर व्यू में। बढ़ते हैं अगले सवाल में, जहाँ पूछा गया है यू रिपीट द सेम फॉर्मेटिंग स्टेप्स ऑन ए रिपोर्ट एवरी डे, विच एक्सेल फीचर कैन ऑटोमेट दीज स्टेप्स। सवाल में कहा गया है कि आप किसी भी रिपोर्ट में एक फॉर्मेटिंग स्टेप्स जो है बार बार वही रिपीट करते हैं, तो आप इन स्टेप्स को ऑटोमेट करने के लिए कौन से स्टेप्स या फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या किस फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं कि ये प्रोसेस अपने आप होने लग जाए। अगर आपने इस टर्म को यूज नहीं किया होगा तो आप इसका सवाल बिल्कुल नहीं, इसका जवाब बिल्कुल नहीं दे पाएंगे। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, मैक्रो या मैक्रोस का इस्तेमाल किया जाता है, जिन्हें हम व्यू टैब में देख सकते हैं। इसको हम एक आसान शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं और आप उनकी डेली अटेंडेंस लेते हैं, और डेली जब भी उनके मार्क्स जो स्कोर होते हैं उनको भी आप किसी एक्सेल शीट के अंदर मेंटेन करके रखते हैं, क्योंकि आपको ये 20 या 24 डेज के लिए, जितने भी आपके मंथ में प्रेजेंट डेज हैं उनके लिए करते हैं, और सेम स्टूडेंट्स के लिए आप डेली एक डेटा मेंटेन करके रखते हैं। तो आपको उसमें कुछ ना कुछ स्टेप जो हैं वो कॉमन रखने होते हैं, जैसे कि नेम हो गया। अब उसमें चेंज तो यही होगा, या तो मार्क्स चेंज होंगे या वो एब्सेंट या प्रेजेंट का स्टेटस चेंज होगा। बाकी सभी रोल नंबर या नेम्स या स्टैंडर्ड किस क्लास में है या किस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो सारा डेटा सेम रहेगा। तो उन डेटा को सेम टू सेम रखने के लिए एक मैक्रोस का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि आप जब भी एक्सेल शीट में कोई डेटा एंटर करें तो अपने आप उसी टेक्स्ट स्टाइल में या फॉर्मेट में वो मेंटेन हो जाए डेटा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये आप थोड़ा एनिमेशन देख सकते हैं स्क्रीन पर, शायद इसी से संबंधित ये सवाल है, जहां पूछा गया है ब्लैंक स्पेस आर एनिमेशन लाइक इफेक्ट दैट अकर व्हेन यू मूव फ्रॉम वन स्लाइड टू अनदर ड्यूरिंग ए स्लाइड शो इन एमएस पावर पॉइंट। यानी कि एमएस पावर पॉइंट में जब आप एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड की तरफ मूव करते हैं तो एक एनिमेशन लाइक इफेक्ट जनरेट किया जा सकता है। उसे कैसे जनरेट कर सकते हैं या
उसे क्या कहते हैं? इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, स्लाइड ट्रांजिशन। आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि यहाँ पर एनिमेशन वर्ड का इस्तेमाल करके यहाँ पर ऑप्शन में एनिमेशन ऑप्शन भी दिया जाता है, और बहुत सारे एस्पिरेंट्स उस एनिमेशन को टिक करके ये समझ लेते हैं कि उनका सवाल सही है। बट इसके लिए सही जवाब रहेगा स्लाइड ट्रांजिशन। हम यहाँ स्लाइड्स में चेंज होने की या ट्रेवल होने की बात कर रहे हैं, एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जा रहे हैं। जब हम एक ही स्लाइड में जो कंटेंट अवेलेबल है और उसमें एनिमेशन लाइक इफेक्ट अगर हम जनरेट करना चाहते हैं, उस के लिए हम एनिमेशन टर्म का इस्तेमाल करते हैं, जो आप यहाँ स्क्रीन पर आप एग्जांपल देख रहे हैं। ट्रांजिशंस के जस्ट बगल में एनिमेशन का ऑप्शन भी है। तो एनिमेशन का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी एक ही स्लाइड पर डिफरेंट जो कंटेंट अवेलेबल है, चाहे वो टेक्स्ट है चाहे वो इमेज है, उसके एनिमेशन से रिलेटेड होता है। और जब हम एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाते हैं और उसमें अगर हम कोई एनिमेशन डालना चाहते हैं, उसे हम ट्रांजिशन कहते हैं, जो जैसा कि हमने इस सवाल से पहले स्क्रीन पर देखा था। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। In MS Word, while working with a document, if you want to apply a pre-designed set of formatting options like font, color and effects to the entire document, you will use। सवाल में पूछा गया है कि जैसा कि हमने अभी एक दो क्वेश्चंस पहले देखा था, MS एक्सेल्स के लिए हम मैक्रोस का इस्तेमाल करते हैं ताकि एक ही स्टाइल जो है वो ऑटोमेट हो पाए। इसी तरह MS वर्ड में हम किस चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि जो फॉन्ट और कलर है, इफेक्ट है, वो सभी एक ही तरह के हो जाए पूरे डॉक्यूमेंट में। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, थीम। अब जिसने इसका जवाब ऑप्शन ए दिया है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि इनमें थोड़ा सा डिफरेंस हमें समझना है कि मैक्रोस का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी चीज को ऑटोमेट करने के लिए कि हम कोई स्टेप बार बार रिपीट कर रहे हैं तो वो अपने आप इफेक्टिवली उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाए, ताकि हमें वो चेंज सारा मैनुअली ना करना पड़े। जबकि थीम वर्ड इसलिए यूज किया जा रहा है कि हम किसी भी एक ही डॉक्यूमेंट में जितने भी हमने डिफरेंट टाइप ऑफ फॉन्ट या अलग अलग तरह के साइजेस ले रखे हैं, कलर्स ले रखे हैं, तो उन सबका थीम जो है वो एक हो जाए। जैसे कि आजकल आपने देखा होगा कि कोई भी फंक्शन, जैसे दिवाली थीम है, तो दिवाली थीम पर सबको कहा जाता है ऑफिस में कि आप जो कैजुअल अटायर्स हैं उनको चेंज कर लें, जैसे कि कुर्ता ही आपको पहन के आना है। तो इस तरह की जो थीम्स हैं वो आपको इन सॉफ्टवेयर्स में भी मिलती है, ताकि आपका जो लेटर है वो सिमेट्रिक लगे। आप यहाँ एग्जाम्पल स्क्रीन पर देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जहां पूछा गया है ब्लैंक स्पेस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन इमेज ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन। यहाँ हमें किसी भी इमेज के लिए कौन सी स्मॉलेस्ट यूनिट है कि उस इमेज को देखा जाए किसी भी एक कंप्यूटर स्क्रीन पर। यहाँ पर कंप्यूटर स्क्रीन का मतलब पर आपको खास ध्यान देना है, उसी से आपका सवाल चेंज हो सकता है या उसका आंसर जो है वो बदल सकता है। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, पिक्सल। मैंने कहा था आपको कि यहाँ कंप्यूटर स्क्रीन आपको ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि अगर यही चीज अगर हम प्रिंटर पे देखेंगे या किसी आउटपुट पर या किसी पेपर पर अगर हम इमेज देखेंगे, तो वहां पर डॉट्स पर इंच यानी कि डीपीआई में देखा जाता है। जबकि सेम इमेज को अगर हम किसी स्क्रीन पर देख रहे हैं तो वहां पर आप उसे पिक्सल्स जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट रहती है उसमें मेजर करते हैं। आपके दिमाग में इसी से संबंधित दो चीजें और आ रही होंगी, रिजोल्यूशन एंड डेफिनेशन। तो इन टर्म्स का भी आप मतलब यहाँ स्क्रीन पर समझ सकते हैं। वीडियो पॉज करके आप इन चीजों को समझ सकते हैं ताकि सभी लोगों का समय जो है वो बचाया जा सके। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्यूआर इन क्यूआर कोड। यहाँ हमें पूछा गया है क्यूआर में क्यूआर कोड में क्यूआर का फुल फॉर्म क्या रहता है। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, क्विक रिस्पॉन्स। आप यहाँ स्क्रीन पर डिफरेंट पार्ट भी जरूर देख के जाएं क्यूआर कोड से संबंधित। मैं आपको यहाँ एक छोटा सा हिंट देना चाहूंगा, इस तरह की चीजें आप तभी याद कर पाएंगे जब आप इससे रिलेटेड और भी डेटा आप पढ़ते रहेंगे। जैसे कि क्यूआर कोड के इन्वेंशन के बारे में या उसकी डिस्कवरी के बारे में भी आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि ये कभी भी पेमेंट्स के लिए डिस्कवर नहीं किया गया था। इसे डिस्कवर किया गया था या इन्वेंट किया गया था जापान के एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर जो कि टोयोटा के एक सब्सिडायरी कंपनी में वर्क करते थे। उन्होंने इसका इन्वेंशन किया था, और इससे रिलेटेड अगर आप स्टोरी पढ़ेंगे तो आप शायद जीवन भर इन चीजों को नहीं भूल पाएंगे। उन्होंने ट्रेन से जब अपने घर जा रहे थे तो एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स आपने देखी होंगी, 10 मंजिला 20 मंजिला, जिनमें विंडोज के पैटर्न अलग अलग लगे हुए थे। उन पैटर्न्स को देख के इन्हें यहाँ इंस्पिरेशन मिली थी कि इस तरह का कोई एक कोड बनाया जा सकता है जो कि बार कोड से काफी तेज काम करे। बार कोड में आपने देखा होगा कि स्ट्रेट लाइंस रहती हैं, ब्लैक कलर की थिक और थिन लाइंस का कॉम्बिनेशन रहता है, तो उसको रीड करने में टाइम लगता है बार कोड स्कैनर से। उससे भी फास्ट क्यूआर कोड स्कैनर वर्क करता है।
बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जहां पूछा गया है इफ यू वांट टू क्रिएट ग्राफिकल लिस्ट, प्रोसेस डायग्राम्स, वेन डायग्राम्स, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट्स इन MS Word 2010, विच फीचर विल यू यूज टू क्रिएट देम इजीली। आसानी से अगर आपको MS Word 2010 में कोई ग्राफिकल लिस्ट बनानी है, कोई प्रोसेस डायग्राम बनाना है, वेन डायग्राम्स बनाने हैं, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनाना है, तो इन सब के लिए आप किस ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स का आप इस्तेमाल करेंगे। इंसर्ट टैब में ये ऑप्शन अवेलेबल रहता है। आप यहाँ स्क्रीन पर देख पाएंगे, जैसे कि हमें एक चार्ट बनाना था कि कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन किस किस तरह से किया जा सकता है, तो इन तरह के चार्ट्स बनाने के लिए भी आप स्मार्ट आर्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जहां पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज द कम्युनिकेशन मीडियम फॉर द एंटायर कंप्यूटर सिस्टम एंड इज प्लेस्ड इन द सिस्टम यूनिट। यानी कि हमें सवाल में बताना है कि किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में वो कौन सी डिवाइस होती है जिस पर कि सभी तरह की यूनिट्स को प्लेस किया जाता है और वो कम्युनिकेशन का एक मीडियम बनता है उन सभी कंपोनेंट्स में या जो सिस्टम की यूनिट्स हैं उनके आसपास में। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी, मदरबोर्ड उसे कहते हैं, जहां बहुत सारे कंपोनेंट्स इंस्टॉल किए गए होते हैं और उन सभी के कम्युनिकेशन के लिए ये बोर्ड जो है वो प्रोवाइड करता है एक स्पेस जहां से वो सभी आपस में कम्युनिकेट कर पाती हैं। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जहां पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन प्रोग्राम इज जनरली यूज टू व्यू PDF फाइल्स। PDF फाइल्स को देखने के लिए किस एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ये काफी आसान सवाल है, जिसके लिए सही जवाब रहेगा एडोबी रीडर का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ आप देख पाएंगे एक एडोब एक्रोबैट नाम से भी सॉफ्टवेयर आता है आजकल, दोनों एक ही वर्क करते हैं। एडोबी एक्रोबैट थोड़ा एडवांस है, उसमें कुछ फीचर्स और ज्यादा दिखाई देते हैं, जैसे कि एडिटिंग। तो दोस्तों आज के सवाल यहीं खत्म होते हैं। इसी तरह के सभी RSCIT के प्रीवियस और भी एग्जाम्स की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट सेक्शन में जरूर विजिट करें। वहां पर आपको सारे सेगमेंट वाइज या एग्जाम वाइज आपको सारे वीडियोस मिलेंगे जिनका बेनिफिट आप ले सकते हैं। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।